तो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर क्या 3। जो फिजिक्स है वो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर क्या पढ़ रहे हैं बाबू? 3 पढ़ रहे हैं। और उसी का पार्ट हम लेकर आए हैं आज पार्ट 4। आपका पार्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और आज की जो क्लास होगा वो पार्ट 4 की क्लास होगा। यानी कि उससे आगे, यानी कि पार्ट 3 से आगे जो भी कुछ बचा था उसको आज की क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आज की क्लास होगा तो आज की क्लास में सभी टॉपिक हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट करने से क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आप ही लोगों को क्या होगा, तकलीफ होगा। तो प्यारे छात्रों, आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि आप लोग कृपया चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास करते हैं हम लोग कंटिन्यू और बढ़ते हैं आगे की तरफ जहाँ से हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक? ये पढ़ लिए थे टोटल जितने भी थे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। चाहे जलीय द्रव की बात किया जाए, चाहे नेत्र के प्रकाश कहाँ बनता है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होता है, चाहे अगर बात किया जाए पीत बिंदु के तो वो भी पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। चाहे बात किया जाए असमंजन क्षमता की, मोतियाबिंद की, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वाली क्लासों में पढ़ लिए हैं। यानी कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप पीछे वाला वीडियो सारे देख सकते हैं। इसके बावजूद जो भी आज की क्लास होगा, यानी कि आज जो क्लास होगा वो हम लोग क्लास करेंगे ज्यारा दृष्टि दोष के आगे से। यानी कि ज्यारा दृष्टि दोष तक हम लोग क्या कर लिए थे बाबू? पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए ज्यारा दृष्टि दोष से आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की जो क्लास होगा ज्यारा दृष्टि दोष से आगे होगा, ज्यारा दृष्टि दोष से आगे होगा, क्योंकि ज्यारा दृष्टि दोष हम पिछले वाली क्लासों में करा दिए थे, बता दिए थे उसके बारे में कि ज्यारा दृष्टि दोष क्या होता है और इसकी जो उपचार है किससे होगा वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ज्यादा दृष्टि दोष में हम लोग क्या बोले थे कि इसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया के नाम से जानते हैं। और प्रेस बायोपिया क्या होता है कि इसमें दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों दोष होता है, उसी ही हम अबिंदुकता के नाम से जानते हैं, जो कि हमको पिछले क्लास में इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे की जब बढ़ेंगे, आगे की जब क्लास करेंगे, यानी कि ज्यादा दृष्टि दोष से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसकी उपचार क्या है। यानी कि ज्यादा दृष्टि दोष की क्या है बाबू? उपचार क्या है। तो हम एक पॉइंट देख लिए थे कि उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी क्या होता है, अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस में फोकस दूरी अधिक हो जाएगा और सॉरी अवतल लेंस में, और उत्तल लेंस जिसका फोकस दूरी क्या होगा बाबू? कम होगा। ये हम पिछली वाली क्लासों में इसकी चर्चा पूरे संपूर्ण रूप से कर लिए थे। अब हम बढ़ेंगे आगे। जो अबिंदुकता है उसके उपचार में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे कि जब दूर दृष्टि होगा तो दूर में किसका उपयोग होगा बाबू? तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा। वैसे ही जब निकट दृष्टि दोष पढ़े थे तो उसमें उपचार के लिए क्या बोले थे कि अवतल लेंस से इसका उपचार किया जा सकता है। उसी तरह जब हम अबिंदुकता पढ़ेंगे तो अबिंदुकता में देखिए दोष दूर और निकट दोनों होता है, तो इसलिए लेंस भी दोनों तरह का लगेगा। यानी कि इसमें इसके उपचार, अगर उपचार की बात की जाए किसका, तो अबिंदुकता का उपचार की बात की जाए तो इसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या उसी को हम लोग कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। यानी कि इसमें क्या होता है कि ऊपर भी आप एक ही देखे होंगे कि एक ही चश्मा में हम ऊपर भी लेंस देख लेते हैं और नीचे भी देख लेते हैं। यानी कि दोनों तरह का लेंस जब उसमें यूज होगा, प्रयोग होगा, तो हम उसमें कह सकते हैं कि ये द्विफोक्सी लेंस है या बाईफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यानी कि आज की जो क्लास होगा, आज हमारा क्लास होगा अबिंदुकता की क्लास, ठीक है। तो चलिए बाबू, आप लोग फटाफट से रेडी हो जाइए और उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से कंटिन्यू हमारे क्लासों को देख रहे होंगे। और चलिए देखिए, क्योंकि ये क्लास हम एकदम सेपरेट क्लास ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को नोट्स आपको सेपरेट मिल जाएगा। एक जगह से आपकी सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट स्किप नहीं किए हैं, मिस नहीं किए हैं, इसलिए आप लोग भी कोई पॉइंट स्किप ना करिए और ना ही मिस करिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अबिंदुकता की ओर देखते हैं। अबिंदुकता कहता है कि यह एक ऐसा दृष्टि दोष है, अबिंदुकता यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें मानव नेत्र एक ही साथ उदग्र रेखा या क्षैतिज रेखा फोकसित नहीं कर पाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उदग्र या क्षैतिज कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि एक उदग्र हो गया, एक क्षैतिज हो गया, तो यानी कि इस तरह का अगर दे दिया जाए
तो हमारा जो नेत्र है वो एक साथ दोनों लाइन को नहीं देख सकता। कि तो देखेगा आपको इस लाइन को यानी कि पट लाइन को, नहीं तो देखेगा खड़ा लाइन को। इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। अबिंदुकता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। जिसके कारण कभी गोल वस्तु भी लंबा हमको दिखाई देने लगता है और लंबा वस्तु भी गोल दिखाई देने लगता है। किसके कारण, तो जब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे कि किस दोष के कारण, क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता है कि किस दोष के कारण कोई भी वस्तु गोल दिखाई देता है या लंबा दिखाई देता है, तो आप लोग कहिएगा कि उसका आंसर क्या होगा बाबू, तो अबिंदुकता होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सभी लाइन हम लोग स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, क्योंकि देखेंगे कृपया पट भी लाइन कभी भी देखेंगे, नहीं तो कभी खड़ा ही लाइन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यही दोष को हम अबिंदुकता के नाम से जानते हैं। चलिए इसका कारण क्या है, सबसे पहले कारण जानिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका उपचार क्या होता है। तो इसमें क्या होता है ना, जो कॉर्निया है ना हमारा, कॉर्निया का वक्रित हो जाना, यानी कि वक्रित हो जाता है जब कॉर्निया, तो हमारा ये क्या होता है, अबिंदुकता दोष हो जाता है। और इसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु को की तो गोल देख पाते हैं, नहीं तो क्या पढ़ते हैं, लंबा देख पाते हैं। चलिए अब इसकी उपचार की अगर बात की जाए तो इसकी उपचार में कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसके उपचार में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि दूरदृष्टि दोष उसमें उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का। इसके बाद इसी तरह हम लोग अबिंदुकता में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बेलनाकार लेंस का हम क्या किए हैं, यहाँ पर प्रयोग किए हैं और इसके माध्यम से इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला देखिए हम क्वेश्चन लिए हैं, अगला क्या लिए हैं बाबू, क्वेश्चन लिए हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपको यहाँ से दे दें कि निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके उपचार कैसे होते हैं, तो अभी पिछले वाले क्लास में हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष के बारे में पूरा बढ़िया से बेहतरीन ढंग से चर्चा किए थे कि निकट दृष्टि दोष, हम बोले थे कि जो भी दोष होगा वही आपको दिखाई देगा। मान लेते हैं कि निकट होगा तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अगर दूर दृष्टि होगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो इसमें लिखेंगे बाबू कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और बात आती है कि इसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो इसका उपचार अवतल लेंस के द्वारा हम लोग करते हैं। आपको हम बताए थे, आपको ट्रिक के माध्यम से भी हम बताए थे कि जो बड़ा है उसके लिए बड़का, जैसे मान लेते हैं कि निकट है और एक का है दूर है, निकट है एक दूर है, तो निकट बड़ा है तो इसके लिए अवतल का उपयोग करेंगे, इसके बाद दूर छोटा है तो इसके लिए उत्तल का उपयोग करेंगे। ये आपने दिमागों में सेट कर लीजिए कि बड़का है ये बड़ा वाला है, बड़ा निकट ज़्यादा अक्षर का है तो ज़्यादा वाला प्रयोग करेंगे, दूर कम अक्षर का है तो कम अक्षर वाला प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग बहुत बढ़िया से किए हैं पीछे वाले क्लास में, फिर भी अभी हम बता दिए हैं, एक बार फिर से आपको फिर रिकॉल हो जाए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ आप लोग देख लिए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसकी उपचार में कौन सी लेंस उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, एक अगला क्वेश्चन आपको दे देगा इस तरह से, आपको परीक्षा में बराबर क्वेश्चन पूछा होगा कि एक छात्र ब्लैक बोर्ड के निकट है और उसको उस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए राइटिंग को या अक्षर को हम कह सकते हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसका क्या कारण है। उसी तरह से हम क्वेश्चन एक और दूसरा क्वेश्चन लाए हैं कि एक छात्र एक किताब लेकर बैठा है लेकिन उस किताब के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, वह किस दोष से पीड़ित है। तो मान लेते हैं कि ये किताब हो गया आपका, ये आपका किताब हो गया और ये बालक यहाँ पर बैठा है, बालक यहाँ पर कहाँ है बाबू, बैठा है, तो यहाँ पर बैठा है और इस किताब में जो भी चीज़ें लिखा गया है वो स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ कि निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। निकट उसके निकट न बुक है, बुक तो कोई ये नहीं होगा कि बुक उसके दूर रखा होगा,
किताब रखा होगा तो उसके नज़दीक में रखा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि नज़दीक से ग्रसित है। तो जब नज़दीक से ग्रसित है तो कोई भी चीज़ दूर को देख रहा होगा, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा उसके पास, तो दूरदृष्टि दोष। यानी कि जो फ्रेश दिखाई देगा, जो स्पष्ट देखेगा, वही दोष उसके पास होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें इस क्वेश्चन का आंसर अगर लिखना होगा हमको तो क्या लिखेंगे बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे कि दूरदृष्टि दोष इसका हुआ है और उसका उपचार में हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। क्यों समझ लिए होंगे, क्योंकि हम बताए हैं कि जो दोष होगा वही स्पष्ट दिखाई देगा, यानी कि नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसके पास दूर की दोष है, या दूर के दोष है, यानी कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख रहा है। तो दूर के लिए कौन सा दोष, दूरदृष्टि दोष। और उसके उपचार में कौन सा लेंस उपयोग करेंगे हम लोग, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लिए हैं कि असमंजन जो क्षमता है से आप क्या समझते हैं। तो असमंजन क्षमता के बारे में भी हम लोग पीछे वाली क्लास में बढ़िया से बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं, इसीलिए बोल रहे हैं हम बार बार कि आप लोग जो भी क्लास हम लोग मान लेते हैं कि आज पार्ट 4 पर पढ़े हैं, इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लास हो गया है, उसको पहले देख लीजिए। इसके बाद आगे अब क्वेश्चन जो भी है, अब आगे क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, यानी कि ज़्यादातर हम क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि टॉपिक जो भी था वो टॉपिक हम लोग पूरा बेहतरीन ढंग से कर लिए हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तभी बना पाइएगा आप जब आप वीडियो को देखे होंगे। तो चलिए असमंजन क्षमता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है असमंजन क्षमता क्या होता है। असमंजन क्षमता क्या होता है बाबू, तो असमंजन क्षमता होता है कि आँखों की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है। लेंस की जो फोकस दूरी है अपने आप बदलती रहती है। आपको याद होगा कि हम एग्जाम्पल दिए थे कि मान लेते हैं कि आप प्रकाश में हैं, आप क्या है बाबू, प्रकाश में हैं, और ऑटोमेटिक आप अंधेरे कमरे में चले जाइए तो आप थोड़ी देर से, यानी कि थोड़ी समय के लिए कोई वस्तु को नहीं देख पाते हैं, यानी कि आपका आँख जो है क्या कर रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ ही समय बाद आप अंधेरे में रखा हुआ जो भी वस्तु है आप देखने लगते हैं, यानी कि आपका जो आँख है उसको क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो वही असमंजन क्षमता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फोकस क्या कर देता है, फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, उसी को हम असमंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। तो चलिए उम्मीद है आप लोग यहाँ पर भी अच्छी तरह से समझ लिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है, देखिए आगे यहाँ पर है दृष्टि, देखिए विस्तार नहीं, दृष्टि परास है। दृष्टि का है बाबू, परास है, दृष्टि परास, ठीक है। दृष्टि परास क्या है, तो दृष्टि परास का हम लोग डिफिनीशन क्या पढ़े थे कि निकट के बिंदु तथा दूर के बिंदु के बीच की दूरी जो है उसी को हम लोग दृष्टि परास के नाम से जानते हैं। यानी कि निकट के बिंदु और दूर के बिंदु के जो बीच दूरी है उसी को हम लोग दृष्टि परास के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अभी ने पढ़े हैं कि दूर का अगर दूर करना होगा, यानी कि छोटका है तो छोटका के लिए छोटका, यानी कि दूर के लिए कौन सा लेंस बाबू, तो दूर के लिए हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि छोटका के लिए क्या, छोटका, और बड़का के लिए बड़का, यानी कि निकट कह देगा तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम उड़ा रहे होंगे और अच्छी तरह से एकदम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है प्रिज्म। अगला देखिए है प्रिज्म। जो भी हम पॉइंट पढ़ा रहे हैं उसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से ध्यान से समझिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं प्रिज्म की ओर। कहता है कि प्रिज्म बाबू क्या कहता है, प्रिज्म के बारे में देखते हैं। प्रिज्म आइए, कह रहा है कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा रहता है, जिसका कोई 2 फलक आपस में क्या हो, समानांतर ना हो। समानांतर का मतलब इस तरह से होता है, समानांतर ना हो यानी कि एक दूसरे के आमने सामने ना हो, उसे ही हम प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शी का मतलब आप समझ रहे हैं कि पारदर्शी का मतलब हम लोग आर पार देख सकते हैं। एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी, एक होता है अपारदर्शी, जो कि आपको प्रकाश के परावर्तन के क्लास जो हुआ था चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, उसमें हम बेहतरीन ढंग से इसके बारे में भी चर्चा किए हैं। तो वहाँ से भी आप लोग इस पॉइंट को देख सकते हैं। यही बोले हैं कि आप लोग पीछे की क्लास
जरूर देखिए, क्योंकि पीछे की क्लास देखेंगे तभी आगे की क्लास का होगा समझ में आएगा। क्योंकि जितने भी पीछे में चर्चा हुआ है, जिस पॉइंट की चर्चा हुआ है, उस आगे का कहीं ना कहीं उसका प्रयोग है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि बाबू आप लोग पीछे की क्लास देखिए, इसके बाद आगे की क्लास देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, पारदर्शी का मतलब हम एक दूसरे को मैंने आर पार देख सकते हैं, उसे हम पारदर्शी के नाम से जानते हैं। और जो माध्यम हो गया, माध्यम के बारे में भी हम चर्चा किए हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम उसे कहते हैं जो एकदम उसका घनत्व का हो, अधिक हो, और विरल का घनत्व कम होगा, यानी कि वो ज़्यादा घना होगा वो सघन होगा, और कम घना होगा वो विरल होगा। यानी कि हवा और आप कांच में कह सकते हैं, तो कौन सघन होगा बाबू, तो कांच सघन होगा, और हवा का होगा विरल होगा। अगर वहीं हवा और पानी की बात की जाए तो हवा और पानी में पानी सघन होगा और क्या होगा, हवा विरल हो सकता है। तो ये कहते हैं कि इसी को माध्यम कहते हैं। तो आप समझ गए कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है। 3 फलकों से मतलब 3 फलक से घिरा होता है, 3 ओरों से घिरा होता है, जिसका कोई 2 फलक आपस में समानांतर ना हो, उसे प्रिज्म कहते हैं। आप लोग जब 3D पिक्चर देखेंगे ना प्रिज्म का, तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। 3D पिक्चर देखेंगे आप लोग तो आप अच्छे तरह से इसको क्या कह सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं, बढ़िया से देखिए और इसको देखिए। यहाँ हम लिए हैं प्रिज्म, एक बना है प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पर 2D है, ये 3D नहीं है 2D है, इसलिए आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। ये बाबू का दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये है एक प्रिज्म। और इसी से आप लोग आगे पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण, और इसमें 7 रंगों का क्या होगा, 7 रंग पास करेगा। और आप लोग पढ़े होंगे कि 7 रंगों में बैजानिया पिनाला के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये आगे चलकर इसी में इंद्रधनुष की भी घटना होती है। तो आगे चल के आगे में हम सारी चीज़ों को एक एक करके वर्णन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज प्रिज्म की चर्चा करते हैं और प्रिज्म के बारे में बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए यही है प्रिज्म है, ठीक है, यही क्या है बाबू, प्रिज्म है। और इससे कोई किरण हम विदा कर रहे हैं, कोई किरण विदा करेंगे तो अब जानते हैं कि जैसे ही सघन विरल के माध्यम आ गया और सघन विरल से आएगा सघन माध्यम में, तो वो क्या होगा, ये भागेगा और भाग रहा है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे फिर मुड़ रहा है और अपवर्तित हो जा रहा है। तो यही घटना होता है। और इसी में हम लोग एक एक पॉइंट की भी चर्चा किए हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बी हो गया और ये यहाँ पर सी लिखे हैं, बी और सी। देखिए ध्यान से इसको मिटा रहे हैं इस कलर को, और आप ध्यान से समझिए इसको क्या कर रहे हैं। चलिए इस ध्यान को समझिए, यहाँ पर बी लिखे होंगे और यहाँ पर सी, देखिए यहाँ पर सी है। तो बी सी जो है बाबू आपतित किरण है। आपतित किरण का मतलब कि प्रकाश की आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण के नाम से जानते हैं। वहीं अगर आई की बात किया जाए तो आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब, यहाँ पर देखिए अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वहीं आर जो है यहाँ पर अपवर्तन कोण है, यानी कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। वहीं ई जो है वो निर्गत किरण है। निर्गत किरण का मतलब वही अपवर्तित किरण हो गया, यानी कि पास करने वाली किरण को ही, अपवर्तित किरण को ही हम लोग निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि आई बराबर का होता है, आर होता है। तो आई बराबर हम लोग ई भी कह सकते हैं, आई बराबर आर कहिए, चाहे आई बराबर ई कहिए, बात आपको कहा है बाबू बराबर है। बराबर इसलिए है कि आपतित किरण को ही निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। जो कोण आपतित किरण के साथ बनेगा, परावर्तित दोनों आपस में बराबर होगा, वहीं आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में बराबर होता है। इसीलिए हम लोग आई बराबर ई लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। विचलन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन जो विचलन कोण होता है उसको डेल से सूचित करते हैं। और कोण ए जो है, कोण ए यहाँ पर बनेगा, कोण ए है जो वो अपवर्तक कोण है, और सी डी क्या है, अपवर्तित किरण है। सी डी ये अपवर्तित किरण है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी पॉइंटों को लिख लिए हैं, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिए इसको, ठीक है। ध्यान से इसको क्या करना है बाबू, समझ लेना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब यहाँ तक आप समझ लिए तो अब बढ़िए आगे की तरफ, और हम लोग बढ़ेंगे अपवर्तक कोण को देखेंगे कि ये अपवर्तक कोण क्या होता है। कह रहे कि प्रिज्म के 2 फलकों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहा जाता है। तो अपवर्तक कोण के बारे में भी आप लोग जान गए। अब विचलन कोण, एंगल ऑफ डिविएशन, जिसको डेल से हम बताए हैं अभी अभी कि डेल से सूचित करते हैं। तो डेल से सूचित करते हैं यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन होता है। तो इसको कह रहा है कि बढ़ाई गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। यानी कि बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। यही जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डिविएशन, वही निर्गत कोण के नाम से हम लोग उसको जानते हैं।
यानी कि आप लोग निर्गत कोण के भी जान गए अच्छी तरह से। और इसे क्या कहते हैं बाबू, डेल से सूचित किया जाता है, यानी कि डेल से सूचित किया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इस तरह का आप लोगों देखे होंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग उम्मीद है अच्छी तरह से समझ लिए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे की पॉइंट है त्रिपार्श्व प्रिज्म। त्रिपार्श्व प्रिज्म, त्रि कहने का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि तीन, प्रिज्म मतलब क्या होता है बाबू, तीन होता है। तो यानी कि तीन पार्श्व प्रिज्म के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उसके बारे में। कह रहे कि कांच का बना वैसा पारदर्शी माध्यम जिसका दो सम्मुख फलक आपस में का हो, समानांतर न हो, त्रिपार्श्व प्रिज्म कहलाते हैं। यानी कि सम्मुख मतलब समान, सम्मुख मतलब आमने सामने, समान नहीं, आमने सामने की, जो आमने सामने की फलक है वो का हो, समानांतर न हो। इसमें तीन आयताकार होता है तथा दो त्रिभुजाकार सतह होते हैं। तीन गो आयताकार होगा और दो गो का होगा, तो त्रिभुजाकार होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अगर दे देगा कि त्रिपार्श्व प्रिज्म में क्या क्या होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार सतह से बने वैसी आकृति को क्या कहते हैं, हम लोग त्रिपार्श्व प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो आइए उसके देखिए फिगर के बारे में। फिगर देख लीजिए आप लोग। फिगर यहाँ से प्रिज्म के बनाना होगा, तो यहाँ से इस तरह से आप लोग बनाइएगा। पहले देखिए हम जिस तरह से बना रहे हैं उस तरह से आप लोग बनाइएगा। यहाँ से कर लिए, इसके बाद यहाँ से कर लिए, इसके बाद इसको इसके साथ मिला लीजिए और इसको इसके साथ मिला लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज हो गया और एक, दो और एक ये का हो गया, तीन गो आयताकार क्षेत्र हो गया आपका। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पर भी समझ लिए। त्रिपार्श्व विस्थापन तक आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टॉप। और आज के बाद जो अगली क्लास होगा, यानी कि अगले पार्ट की जो क्लास होगा, यानी कि जो हम लोग पार्ट 5 लाएंगे, पार्ट 5 जो लेंगे, पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे आगे की जो भी क्लास है, जो भी पॉइंट बच रही हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बाबू, चलिए। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं, आगे की पॉइंट अगले क्लास में हम लोग करेंगे कंटिन्यू। मिलते हैं अगले क्लास की ओर, अगले पॉइंट की तरफ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।